तो सर कैसे हो आप? गुड टू सी यू। हेलो आदित्य, सच अ प्लेजर। प्लेजर इज माइन सर। इतनी खूबसूरत किताबें लिखते रहते हो आप, मेरे को आना ही पड़ता है आपके पास में। और ये तो मैं अभी जैसे आपको बता रहा था, ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो मौलिक विचार जो आपने पहले ही पन्ने पे लिखा है, जो फिलोसफी को पूरी को समझा दे एक ही जगह पे। तो इस सेंस में मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी। मैं तो एक मेरे दोस्त को भी बोल रहा था कि यार ये किताब पढ़ना। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको इंडियन फिलोसफीज पे लिखने का? वो ख्याल तो मुझे आज से नहीं है। मैं कोई ना कोई पहलू भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच, भारतीय परंपरा, भारतीय विरासत, इन पर लिखता ही रहा हूँ। पर इस पुस्तक के पीछे जो सोच ये में थी कि मैं एक पुस्तक में वो जो पूरी निरंतरता है, वो जो एक नदी है जो 7,000 8,000 साल से बह रही है, उस मौलिक सोच की, वो एक रेफरेंस बुक के तरह लोगों को दे दूं, जिसमें उनकी लाइब्रेरी शेल्फ पे हो। अगर वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये शुरू कहाँ से, ऋग्वेद तो 4 हैं, सब जानते हैं। उसके बाद क्या होगा? आखिरकार अगर हमारी इतनी पुरातन संस्कृति है जिसकी निरंतरता में कोई संशय नहीं रह गया, ऑब्वियसली निरंतरता हो, डाइवर्सिटी हो, असिमिलेशन हो और रिफाइनमेंट हो किसी चीज में, और अगर हम दुनिया के शायद सबसे पुरानी संस्कृतियों में से हैं, सभ्यताओं में से हैं, तो उसके बारे में उसी विरासत के जो आज हम और आप हैं, हमको ही उसके बारे में ना पता हो, तो कहीं ना कोई खामी तो है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मेरी ये सोच थी कि मैं इस पुस्तक में उस सफर को, उस सोच की सफर को ले आऊं, जिसमें अगर आप जानना चाहें कि ऋग्वेद से शुरू हुई तो ब्रह्म सूत्र क्या है, जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो क्या है, आखिरकार भगवत गीता का संदेश सार में क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, ब्रह्म सूत्र क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, नाट्यशास्त्र क्या था, उस पर अनुभव गुप्ता ने क्या लिखा है, और आगे चल करके तुर्की आक्रमण के बाद ये भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुआ 600 साल चला, उसमें बड़े नाम हैं, उनके लेखनी के पीछे सोच क्या थी, जो निर्गुण था वो सगुण बना कैसे, और आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय से लेकर के जो बड़े हमारे चिंतक थे, लेखक थे, उनकी सोच क्या है। तो यही एक पुस्तक है जो आपको ऋग्वेद से कलाम साहब तक ले आएगी। और ये मुश्किल काम था, ऑब्वियसली ये मुश्किल काम इसलिए था कि खजाना इतना बड़ा है, उस खजाने से क्या चुने क्या छोड़े, और जो चुना भी है तो वो खजाना इतना बड़ा था कि उसमें से क्या चुने। ऑब्वियसली तो इसके पीछे कोशिश ये थी कि मैं वो अंश दूं, जिसको पढ़ के एक तो आपको एक बेसिक नॉलेज वो ज्ञात हो जाए, और उसके पढ़ने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा हो, दैट क्यूरियोसिटी इज इग्नाइटेड, कि मैं इसके बारे में और जानूं। अरे ये तो मेरी ही सभ्यता है, आज जो मैं हूं कहीं ना कहीं मेरे रगों में यही तो सोच का खून बह रहा है। तो उसके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो उसके लिए जिज्ञासा जागे।
ऑब्वियसली। सर आपने एक बड़े खास आदमी को छोड़ दिया इसमें, नरेंद्र भाई मोदी को। नहीं, ये पहली बात तो कलाम साहब के नहीं, बाद राजनीतिक पुस्तक है ही नहीं। ऐसे तो मैंने बहुत से बड़े लीडरान को छोड़ा है। और आधुनिक काल में तो मैंने उन लोग को लिया है जो हैं थे, अगर न भी हो तो कहीं ना कहीं तो विराम लगाना पड़ता है। हाँ, ये भी है। नरेंद्र मोदी जी तो आज प्रधानमंत्री हैं, कल एक नई सोच की एक विचारधारा रखते हैं, तो इसके दूसरे संकलन में वो भी आएंगे। प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री, तो मुझे उनसे कोई खिलाफत नहीं है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को इसलिए लिया क्योंकि गुजर चुके हैं, और उनका जो एक भाषण लिया है मैंने से, वो जब उनकी सरकार गिर रही थी। और क्यों लिया? वो बहुत लिख रही थी, उनकी तो कविताएं भी हैं, जिनका अनुवाद मैंने ही उनके अनुरोध पे किया था। मैं वो डालना चाहता था, पर अब 800 पन्ने की तो किताब हो चुकी है, कितना डालें, क्या छोड़ें। तो मैंने वो एक स्पीच ली क्योंकि उस तकरीर में वो चीजें लिखी है कि लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। मैंने बात की थी मौलिक सोच की, उन्होंने उन बातों का उल्लेख किया है जो एक लोकतंत्र के स्तंभ होने चाहिए। व्यवहार में, सब्सटेंस, जिन पर जो भी उस प्रक्रिया के हिस्सेदार हैं उनको और करना चाहिए। सरकार आए और सरकार जाए, कोई गिला नहीं। ठीक बात है। एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ। पर जो सोच है वो हारती नहीं। ये भी है। वो एक हमारे लिए, जिसको आप समझिए गाइड रहती, तो इसलिए उसका यार मैंने चयन किया। तो उसी तरह से आप देखेंगे, अब बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सावरकर साहब को आपने लिया है। मैंने कहा लिया है, पर आपने उनके वो 3 या 4 पन्नों का जो हिंदुत्व पे एक उन्होंने जो विचार रखा था, वो नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि एक इसमें व्यक्तिगत वो तो होता ही है, वो तो आफ्टर ऑल मैं ऑथर हूँ, कुछ सब्जेक्टिविटी तो आएगी। मुझे लगा कि सावरकर ने बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्रामी थे वो, और जहां तक सनातन धर्म की बात थी, उनके सबसे बड़ी पहचान थी कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में वो परिवर्तन हो जिसके वजह से हिंदू धर्म अपने आप में ही बट गया है। तो वो उनको 7 बेड़ियां कहते थे, स्पर्श बंधन, बेटी बंधन, वो जो इनका जिक्र है, व्यवसाय बंधन, ये सब उनके लिए बेड़ियां थी। और मैंने तो यहां तक लिखा है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने की आवश्यकता के लिए उनकी लड़ाई ज्योतिबाई फुले और महात्मा गांधी की तुलना तक है। रियली? आप पढ़िए ना उनको, जो उन्होंने इस विषय, इस मुद्दे पे लिखा है। लोग जानते नहीं। आपने तो उन्हीं के बारे में लिखा है जो इसमें है, इसमें चार है, थॉट जो आपने बताया। इसलिए मैंने वो अंश चुना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ इंडियन थॉट? मौलिक सोच वो है क्या एक्चुअली? इन माय व्यू इट इज दैट थॉट which is original, which is lasting, which is relevant to then and today, and which does not die with time. Okay. So it doesn't have to be ancient only. अगर वो
आज के संदर्भ में वो प्रासंगिक है, हाँ रेलेवेंट है। और अगर उसके वजह से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना है। हाँ। नहीं तो हम विश्व गुरु, देश की इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ी सभ्यता, इतनी पुरातन सभ्यता, और हम खुद उसके बारे में न जाने। हाँ बिल्कुल ठीक हाँ? बात है। हाँ। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। सही बात है। जिस जमीन पर खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हो तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? वाह 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 वाह। उड़ा नहीं सकते आप। हाँ। और होता क्या है कि कॉलोनियलिज्म के बाद अंग्रेज आए, हाँ। तो वो आपको केवल कॉन्कर नहीं करते, आपको फिजिकली सब्जुगेट नहीं करते, वो आपके शासक नहीं हो जाते, सिर्फ वो आपकी मानसिकता को कॉलोनाइज करते हैं। तो होता क्या है कि पढ़े लिखे आज के आधुनिक जो युवा पीढ़ी है, जिन पर हम गर्व करते हैं, वो पूरे दुनिया में शायद अपनी काबिलियत में किसी को मात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। पर वो अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते। यहाँ तक ये भी नहीं जानते कि जब मैंने आदि शंकराचार्य पे पुस्तक लिखी, मैं बहुत से उनमें बात कर रहा हूँ कि वो कब पैदा हुए थे, कहाँ रहे थे, कहाँ उनकी समाधि थी, और उनका योगदान क्या रहा है। हाँ ये ठीक बात है, नहीं जानते आजकल, नहीं जानते ऑब्वियसली। पर इसलिए मुख्तसर बात रखता हूँ, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि हम एक ऑथेंटिक इंडियन बने। अच्छा। ये नहीं कि हम कहें कि जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वो सबसे ज्यादा अच्छी है, या माफ कीजिएगा दीनानाथ बाट्रा स्कूल ऑफ थॉट जो है कि साहब हमारे यहाँ प्राचीन काल में हवाई जहाज उड़ते थे और मोटर गाड़ियां चलती थी और लोग घर में बैठ के टेलीविजन देखते थे। आप तो ट्रिविलाइज कर रहे हैं ना, आप तो ऐसी विराट संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली। जो था पुरातन काल में वो अपने संदर्भ में और किसी और संस्कृति देश विदेश की उसकी तुलना में बहुत ही एडवांस्ड और मौलिक था। उसकी जानकारी। सर जैसे आपने एडवांस और मौलिक की बात करी, तो जो वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट होती है वो 6th सेंचुरी में थेल्स के साथ स्टार्ट होती है, जिनको फादर ऑफ फिलोसफी भी माना जाता है। पर उस वक्त तो हमारे यहाँ 6th सेंचुरी CE। हाँ, पर उस टाइम पे तो हमारे यहाँ बुद्धा और महावीर डिस्कशन कर रहे थे, वेद और ये सारे लिखे जा चुके थे। तो क्या आपको लगता है कि वेद जब लिखे गए होंगे तो उनको डेवलप होने में भी कम से कम 400-500 साल तो लगे होंगे एक थॉट को, और ये सारा कितना क्या पुराना है और कितना आज के टाइम पे रेलेवेंट है? देखिए, पहले एक मान्यता था कि आर्यन हमारे देश में आक्रामक बन के 1500 BC में आए। अब ये सोच लो, कोई भी सीरियस इतिहासकार मानता ही नहीं, क्योंकि उसके बाद जो तकनीकी और रिसर्च हुई है उससे ये साफ साबित हो गया है कि आर्यन पहली बात तो इन्वेडर्स की तरह नहीं आए थे। उन्होंने आकर के जो इंडस वैली सभ्यता थी उसको हरा कर उस पर कब्जा किया। ये जो बहुत पुरानी कॉलोनियल थ्योरी है, हाँ, ऐसा हुआ ही नहीं था। मैक्स मुलर की वो हकीकत और सच्चाई ये है कि एक नदी है जिसके वजह से आज पूरी पिक्चर साफ हो चुकी है, और वो नदी है सरस्वती, जो कि लुप्त हो गई। अब हमको मालूम है, साइंस, हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च और डेटा को देखते हुए, कि सरस्वती नदी थी। आज भी उसकी पैलियो वैली है, सूखी हुई है पर है। और ऋग्वेद में 72 जगह
एक महान सरस्वती नदी का जिक्र है, बल्कि 11 ऋग्वेद के तो अपने पूरे पूरे श्लोक सरस्वती नदी और उसकी विराटता पे। माइटी टेम्पेस्चुअस रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयस टू द ओशन। अब हमको मालूम है कि लगभग 2500 बीसी यानी ईसा के 2500 पहले से लेके 2000 बीसी तक सरस्वती नदी सूखने लगी थी। उसके कारण अभी तक पूरे स्थापित नहीं हुए। एक थ्योरी ये है कि टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए जिससे उसका पानी यमुना और गंगा की तरफ चला गया। और वो तो अगर ऋग्वेद में 72 जगह ये लिखा हुआ है कि ये महान नदी बह रही है, तो ये तो 2500 बीसी के पहले ही लिखा गया होगा। हाँ, और उसको सूखते सूखते भी टाइम लगा होगा। तो अब ऋग्वेद को लगभग 4000 से 3500 बीसी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया है। और ऋग्वेद लिखने के पहले जो अध्ययन रहा होगा कितने समय तक, तो वो ओरली यानी बिना लिखे ही उसके जो श्लोक हैं वो लोगों में चर्चित रहे होंगे। तो इसलिए इतनी पुरानी जो सभ्यता की बात होती है उसके पीछे अब एक वैज्ञानिक प्रमाण है। ओके, तो जैसे सरस्वती रिवर का भी सर काफी ओपिनियंस हैं, जैसे कई रोमिला थापर और ये सब लोग मानते हैं कि वो थी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रादर वो कोई इरफान हबीब की रादर वो अफगानिस्तान के रिचमंड में अलावा कोई सीरियस इतिहासकार ये नहीं मानता है कि सरस्वती थी। हाँ, ठीक बात है। सब मानते हैं और सब इस बात को लिंक करते हैं और कोरिलेट करते हैं कि ऋग्वेद में उसका इतनी बार उल्लेख था। और ये भी मालूम है कि वो नदी सूखने लगी और उसका जो पैलियो चैनल जिसको कहते हैं, जहां से वो पहले बहती वो हरियाणा के आसपास से पाकिस्तान घाघरा एक नदी है, उसके घग्गर नदी है, घग्गर, तो वो आज भी है। तो इसलिए ऋग्वेद अब कहीं ज्यादा पुराना लेख हो गया। ओके सर, इसके साथ में जैसे नागार्जुन भी अपने इस किताब में है, साथ ही साथ में नागार्जुन के आदि शंकराचार्य भी हैं। तो नागार्जुन और आदि शंकराचार्य की फिलोसफीज में बहुत ज़्यादा समानताएं मिलती हैं। और जैसे महायान बुद्धिज्म के वो स्टूडेंट थे और साथ ही साथ में नालंदा यूनिवर्सिटी के वो प्रोडक्ट थे और शायद बाद में मास्टर भी थे। तो ये दोनों में इतनी समानताएं क्यों हैं? और डिस्गाइज बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट भी बोलते हैं एक तरीके से उनको, तो शंकराचार्य को और इनको। आदि शंकराचार्य तो 8वीं ईस्वी के हैं और जो उन्होंने अद्वैत पर और ब्रह्म पर लिखा वो नागार्जुनिय के शून्य से बहुत मिलता जुलता है, पर उसमें अंतर है। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। वही anything which is dependent does not exist, has no eternal value and cannot be the truth. And ultimately by progression it becomes emptiness or शून्यत। शून्यता। मैं आपको समरी बता रहा हूँ। नागार्जुन बहुत बड़े विचारक थे। आदि शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो भी निर्गुण है। हाँ, निर्विशेष चिन्ह मात्रम, इट इज अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस, अखंड है, अदृष्ट है, अचिंत्य है, पूर्ण है, हाँ, और निर्गुण है। तो उसमें किसी तरह से उसका उल्लेख करने पर एक ही उत्तर मिलता है, नेति नेति। ये नहीं तो ये नहीं, क्योंकि अगर ये है तो ये नहीं है। और वो इन सब के परे है। वो तो एक कॉस्मिक चेतना है जो सब चीज में है। ठीक बात है।
तो इसलिए जो ब्रह्म है और जो शून्यत है उसमें आपको कुछ कंपैरिजन या सिमिलैरिटीज मिल जैसे आपने कहा मिलेंगी। अंतर एक है और वो अंतर दो बीज शब्दों के वजह से। नागार्जुन बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। शायद बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के सबसे बड़े दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म का बीज वर्ड है दुख। दुख, हाँ, जो चार और दुख से निवारण। हाँ। और हिंदू धर्म या सनातन धर्म का बीज शब्द है आनंद, जॉय। तो आदि शंकराचार्य जब निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं तो वो है चिदानंद। अच्छा, ये क्या होता है? ब्लिस एंड अवेयरनेस। अच्छा, सच्चिदानंद। अच्छा अच्छा, सच्चिदानंद। अच्छा, हाँ, न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ। आप भी पूरे पंडित हो गए हो सर। नहीं, नहीं, नहीं। ये आदि शंकराचार्य का बहुत ही जाना माना कोट है, निर्वाण सूत्रम है जिसमें वो कहते हैं न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ, अहम भोज्यनम नैव भोज्यम न भोक्ता। क्या मतलब है सर इसका? फिलोसफिकल मीनिंग, आई एम द एक्सपीरियंस नॉट द एक्सपीरियंस नॉट द एक्सपीरियंसर। मैं हूं ही नहीं तो बचता क्या है? ये भी चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। मैं आनंद हूं, मैं चेतना हूं, मैं शिव हूं। अच्छा, ये हिंदू धर्म कहता है। और शून्यत कहता है एक ऐसा वाइड, एक ऐसा एम्प्टीनेस जिसमें सच्चाई शायद हो पर जिसमें वो उस आनंद और उस अवेयरनेस या चेतना को नहीं जोड़ते हैं। ये फर्क है। ठीक है। तो इसलिए सिमिलैरिटीज भी हैं, अंतर भी है। ओके सर, इसी का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मॉडर्न टाइम पे आते हैं। तो जब B.R. अम्बेडकर बुद्धिज्म को ज्वाइन करते हैं 6 महीने अपनी डेथ से 6 महीने पहले, तो वो एक नए तरीके का बुद्धिज्म फॉर्म करते हैं, नवयान जिसे कहते हैं, जो थोड़ा सा साइंटिफिक है, जिसमें जो कृतियां हैं उनको मॉडर्न तरीके से दिखा गया है, उनको अच्छे तरीके से एक उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में कि हम पागलों के तरीके से भक्ति ना करें, एक थोड़ा लॉजिकल हम सोचें। तो वो क्या है सर? देखिए, जब बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे बैठकर महीनों सालों सोच में वो डूबे थे और उन्हें जब निर्वाण मिला तो उनका सत्य ये था कि दुख और उससे निवारण, और बाकी न आत्मा है न ईश्वर है न ये दुनिया असल है, क्योंकि ये दुनिया स्थायी है, नश्वर है। तो उसमें बुद्ध को ईश्वर मानने की पद्धति नहीं थी। अच्छा। और साथ में बुद्धिज्म के बाद में एक तांत्रिक स्कूल भी जुड़ गया। मैं भूटान में एम्बेसडर था। वहाँ तो बहुत होता होगा ये सारा। ये बुद्धिज्म और तांत्रिक का बड़ा एक मजबूत जोड़ है। अच्छा। तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी महान कल्चर्स हैं। खैर, तो शायद अंबेडकर साहब ओरिजिनल बुद्धिस्ट थॉट को फिर से उजागर करने की कोशिश में उसके साथ सब ये जो बाकी पद्धतियां जुड़ गई थी वो उसको उससे अलग करने की कोशिश कर उसको और वैज्ञानिक या साइंटिफिक बनाना चाह रहे। ओके सर, इसी के साथ में जैसे 2 चैप्टर हैं वो बिल्कुल साथ में हैं और बड़ी रेलेवेंसी है उनकी। एक तो स्वामी विवेकानंद और उससे जस्ट अगला चैप्टर है महात्मा गांधी। ये वो दोनों शख्स हैं जिन्होंने इंडियन फिलोसफी, इंडियन थॉट को बाहर लेके गए
और सबसे ज्यादा इन्होंने फैलाया इंडियन थॉट को। तो उस इंडियन थॉट का सर क्या प्रभाव हुआ वहां पे वेस्टर्न फिलोसफी में? विवेकानंद के थॉट का और महात्मा गांधी जो एम्बेसडर थे इंडियन थॉट के, जो बाहर लेके गए इंडियन थॉट को, उसका क्या प्रभाव आपको हुआ? मालूम है महात्मा गांधी की पहली पुस्तक क्या थी? नहीं सर, माफ करना। इसलिए हाँ। नहीं मालूम है, और इसीलिए मैंने ये पुस्तक भी ली। वो थी हिंद स्वराज। हाँ, हिंद स्वराज का जिक्र है इसमें। मुझे लगता है शायद 1913 में लिखी, अच्छा, 1913 में। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे और ब्रिटेन से लौट के आ रहे थे, और उसमें उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसके बारे में उन्होंने तंज में कहा था इट्स अ गुड आइडिया, उसके कंपैरिजन में या उसकी तुलना में जो भारतीय संस्कृति थी उसके बारे में बड़े पुरजोर ढंग से लिखा था कि हमको फिर से वो समझना होगा। ओके। और वहां से शुरू होता है महात्मा गांधी का एक सफर, जहां वो वर्ल्ड सिटीजन तो हैं, हाँ। उनसे अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने वाला कम मिलेगा आपको। हाँ। और वाइसरॉय से मिलने वो जाते थे खादी पहन के, एक धोती पहन। क्लास अपार्ट। वाइसरॉय के साथ जब बातें होती थी स्वतंत्रता के कुछ साल, कुछ महीने पहले, तो वाइसरॉय का लंच टॉक्स के बीच में वो टेबल पे लगता था कुर्सियों के साथ, उनके लिए जमीन पे चटाई लगती थी। अच्छा। हाँ, चटाई बिछा और उनका खाना थाली में आता था, वो घर से लाते थे और बड़े प्यार से वाइसरॉय से कहते थोड़ा सा चखिए। ये होता है स्वाभिमान। मैं नहीं कह रहा कि सबको चटाई पे बैठ के खाना चाहिए, मैं एक और बात कह रहा हूं कि उस दौर के लिए वो एक ऐसे शख्स थे जिनको अपनी संस्कृति में पे स्वाभिमान था। बहुत बड़ा शब्द है। आज के लोगों को नहीं है, पर नहीं, आज के लोगों को है, पर किन कारणों से होना चाहिए उसके बारे में नहीं पता है। एलीट को तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने पिछले इंटरव्यू में बात करी थी। हाँ, तो उसी तरह से विवेकानंद भी जी भी, स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े विचारक थे और धर्म और जाति से बिल्कुल उठ के थे, परे थे। और जब वो शिकागो जाते हैं और वो उल्लेख करते हैं कि आई कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर ऑल रिलीजन्स प्रॉस्पर, और फिर उसका ब्यौरा देते हैं। वो तो पार एक्सीलेंस एम्बेसडर थे इंडियन कल्चर के, इंडियन थॉट के, इंडियन ओपननेस के, इंडियन एटीट्यूड के। तो इन सब जो ये विचारक, चिंतक, ये जो एक्टिविस्ट थे, स्वतंत्रता के लिए तो लड़ रहे थे, साथ साथ वो एक नए भारत की झलक भी दुनिया को दे रहे थे। अच्छा। नया उनके लिए, पुराना हमारे लिए। और उनसे ये कह रहे थे कि आप समझने की कोशिश करिए। किसी ने कहा है अपनी गैरत के लिए फाका कशी भी मंजूर। फाका कशी मतलब बिना खाने के रहना भी मंजूर। अच्छा, भूखा रहना। हाँ, अपनी गैरत के लिए फाका कशी भी मंजूर, तेरे शर्तों पे खजाना भी नहीं चाहते। क्या बात, क्या बात। अब इसमें आप ये मत समझिए कि हम उनका किसी तरह का तिरस्कार कर रहे हैं या उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, नहीं। हम कह रहे हैं हम भारतीय हैं, तो हम आपसे भारतीय होके ही बात करेंगे। हम आपके फोटोकॉपी नहीं बन सकते।
रेप्लिका नहीं बन सकते, क्लोन नहीं बन सकते, हम्म, क्योंकि हमारा भी अपना हम्म, खजाना है। हम्म, तो आपके खजाने के बलबूते पर हम नहीं है। हाँ, या दूसरे शब्दों में जो गालिब ने कहा था, मत पूछ हम्म, कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मेरा कहने का मतलब है, मैं शेर व शायरी से पेश कर रहा हूं कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हम्म, और सबको लगता है कि हम एक दूसरे के एक मिरर इमेज बन गए। हम्म, भाई आखिरकार फ्रांस में भी लोग मैकडोनल्ड जाते हैं, केंटकी फ्राइड चिकन खाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, न्यूज अब ऐसे फैलती जिसमें सबको पता है। हाँ, पर आप एक चीज कभी मत भूलिएगा, हम्म, ग्लोबलाइजेशन के बावजूद हम्म, हर संस्कृति यूनिक है, हाँ, विशेष है, हम्म, और इस विविधता में ही हम्म, हर व्यक्ति की का स्वाभिमान बसा है। ओके सर, इसी के साथ ये पन्ना एक सेकंड, क्या गिर गया? हाँ, इसी से थोड़ा सा पहले आते हैं जी, विवेकानंद से और राजा राम मोहन रॉय हुए हैं। तो वो वक्त था जब नियो हिंदुइज्म के ऊपर बात होती थी, नियो एक नए तरीके का हिंदुइज्म, और राजा राम मोहन राय खुद थोड़ी क्रिश्चियनिटी से भी चीजें लेते हैं, उसके बाद केशवानंदा भी होते हैं। तो वो वक्त था, उनके थॉट को एकदम से मॉडर्न थॉट माना गया था उस वक्त। तो उनको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, राजा राम मोहन रॉय जाने जाते हैं हम्म, जो सती के खिलाफ हम्म, उन्होंने मुहिम छेड़ी, हम्म, वो सही थी, हम्म, और उसमें उन्होंने बहुत बहादुरी हम्म, और संकल्प दिखाया। हम्म, साथ ही हम्म, कई इतिहासकार, हिस्टोरियंस मानते हैं हम्म, कि सती उतनी बड़ी एक सोशल इवल नहीं थी जितना जितना exaggerate किया। अंग्रेजों ने उसको एग्जैजरेट करके दिखाया, ये दिखाने के लिए कि जिन पर वो शासन करते हैं वो किस तरह पिछड़े हुए हैं। पर सोशल लेवल तो थी सर, राजस्थान के मेरे बगल में वहां पे होती थी 30-40 साल पहले तक। मैं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी, पर किस हद तक थी इस पर चर्चा हो सकती, पर वो अलग शब्द है। आपके जो देखने वाले सोचेंगे आप इतना डिटेल डिस्कशन हाँ, वो हो ठीक गया है, ये तो क्लास से भी बदतर है। पर राजा राम मोहन रॉय ने बड़े बहादुरी से सती के खिलाफ लड़ा, पर साथ ही वो उन्होंने संस्कृत की आलोचना की, क्योंकि वो अंग्रेजी वेस्टर्न साइंस के आने के भी बहुत बड़े समर्थक थे, और उन्हें लगता था जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हमारी जो पुरातन सभ्यता है उसमें केवल रूढ़िवाद, केवल सुपरस्टिशन और प्रेजुडिस है, और वो आधुनिक समय के लिए उपयुक्त नहीं है। In other words, and Jawaharlal Nehru used the same words. It's interesting. Okay. The dead wood of the past. Oh. तो राजा राम मोहन राय में भी वो उस सोच या वो बोध था। Okay. अब इसलिए उनके बारे में कहते थे कि उनके दो घर थे कलकत्ते में। He had two homes. In one, he was the only Indian in an English home. And in the other, he was the only Englishman in an Indian home. यानी कि वो एक दौर था, और मैं उन पर कोई आलोचना की उंगली नहीं उठा रहा हूं, अपने समय के ना प्रोडक्ट थे। वो देख रहे थे कि आखिरकार हम गुलाम बने हैं, और क्या वो चीजें हैं शासक में ही
जिनको अगर हम अपना लें तो हम शायद और तरक्की कर सकें और बेहतर बन सके। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ तो मुहिम छेड़ी और संस्कृत, जिसके वो सबसे बड़े स्कॉलर थे उस समय में, आप उनकी कमेंट्री पढ़िए उपनिषदों पे, संस्कृत में लिखी हुई। हाँ। संस्कृत की आलोचना करते हैं जैसे उसी भाषा में जो मकौले ने इस्तेमाल की है। ये विडंबना है, ये अपने समय का एक दौर है। ठीक बात तो है। राजा राम मोहन रॉय को भी उसी आपको संदर्भ में समझना पड़ेगा। गालिब को आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ओके, बराबर। गालिब अपने को एक ढलते हुए मुगलई सूरज की विरासत का हिस्सा समझते थे भी। वो 66 रुपए महीने उनको पेंशन मिलती थी, पर थे वो अपने को एक टर्किश नोबिलिटी का हिस्सा समझते थे। और मुगल बादशाह था भी, मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया था, और साथ में अंग्रेज भी आ गए थे। तो जब एक प्रपोजल आया सर सैयद से कि एक मुगलई खानदान पर एक किताब लिखी जाए, तो गालिब ने उसको नकार दिया 1857 के बाद। उन्होंने कहा भैया वो वायरलेस मैसेजेस भेज रहे हैं, उनकी जो नाव है ना वो इस रफ्तार से इस कोने से दुनिया के दूसरे कोने में जा रही है, और आप अतीत में कि इस खंडर में मोतियां चुन रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अब ये गालिब कह रहे हैं जिनको अपने होने पर इतना तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे, वो ये कह रहे हैं। तो ये कॉलोनियलिज्म के होते हैं आफ्टर इम्पैक्ट्स। पर अफसोस की बात क्या है, 1947 को हम आजाद हो गए, पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिल गई, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें हासिल हो गई, पर औपनिवेशवाद की या औपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म की जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो रह गए। उनको जाते जाते सदियां गुजर जाती हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि आप शताब्दी में चल रहे हैं और आप किसी से हिंदी में सवाल पूछें, मैं मिसाल के रूप में दे रहा हूं, वो अंग्रेजी में जवाब देगा कि ये मत सोचो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। एक हीनता का बोध हो जाता है और एक मिमिक्री आ जाती है। हमें लगता है कि हमने अपनी भाषाओं की उपेक्षा की है। अब जमाना बदल रहा है, पर पहले तो जिस लहजे से अंग्रेजी कोई बोल सकता था या जानता था, वही काबिलियत की एक मापदंड थी। ये भी है सर। आपको नहीं लगता आप भी उसी वही कॉलोनियल प्रोडक्ट हैं? आपकी मदर भी क्वींस इंग्लिश बोलती थी, आप भी किंग्स इंग्लिश बोलते हैं, आप भी उसी तरीके से रहते हैं। तो वो बात आपकी सही है, बस मेरे में एक अंतर है कि शुरुआत से मैंने प्रयास किया है कि मैं वही न रह जाऊं। अच्छा, जो दूसरे हैं। गालिब मैंने लिखी, मेरी सबसे पहले पुस्तक है 1988 के आसपास, उनकी बायोग्राफी लिखी, उनके समय की बायोग्राफी लिखी। मैं उर्दू दा तो नहीं, ठीक बात है। उर्दू वोकैब्युलरी थोड़ी बहुत पता है, क्योंकि मैं हूँ इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर। मैंने लिखी, सच आप एक मानिए, एक तपस्या के रूप में कि मैं भी जानूं। आज मुझे दीवान रटा हुआ है। ठीक बात है। और आप उनकी कोई भी मशहूर शेर बोलिए, मैं पढ़ दूंगा। तो कोशिश की ना, कृष्णा पे लिखा,
युधिष्ठिर पे लिखा, द्रौपदी पे लिखा, महाभारत पे लिखा, चाणक्य पे लिखा, आदि शंकराचार्य पे लिखा, रामचरितमानस पे लिखा, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन लिखी, और अब ये पुस्तक। ये तो सर वही वाली बात होगी, डोंट टेक मी रॉन्ग, जो फिलोसफर होते हैं उनको आधा बावला कहते हैं। आप भी पढ़ के आधे बावले तो नहीं हो गए, लिख के इनको। पर मैं 10 कॉलम लिखता हूँ महीने में, 10, और वो आधुनिक सब्जेक्ट्स पे लिखता हूँ, डिप्लोमेसी पे लिखता हूँ, पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ, प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन हूँ। ठीक बात है। तो एक चीज पर अमल करना या उसके रूह को समझना, या वो सतही स्तर है ना, उससे नीचे जाकर के उसको कुरेदना और उसको अपनाना, उससे बावला नहीं बनता। अच्छा। उससे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे हिंदी अभी समझ नहीं आ रहा, आप बता सकें। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है हिंदी बता? ऑथेंटिक इंडियन। अच्छा। असल रूप में। अच्छा। भारतीय। विश्वसनीय तो कॉन्फिडेंस हो गया। पर मेरी कोशिश थी कि मैं एक ऑथेंटिक इंडियन बनूं। ओके। जेनोफोबिक या शोविनिस्टिक इंडियन नहीं, पर एक जानकार इंडियन बनूं। ये जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी 300 साल पुरानी सभ्यता होती, जैसे कई देश की है, आज महान शक्तियों की भी 300 साढ़े 300 साल, इतना ही लंबा चौड़ा सीन है, ज्यादा लंबा नहीं है। या 8000 की सभ्यता है, 8000 साल की सभ्यता है। हाँ। और आप पूछे किसी से कि ब्रह्मसूत्र क्या है, और आप हिंदू हैं, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो भाई 3 हमारे बुनियादी टेक्स्ट हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। अब मैं आपसे पूछता हूँ ब्रह्मसूत्र क्या है? नहीं पता मुझे तो। सर ये इतने डिफिकल्ट और इतने कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग क्यों? मेरे लिए कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। मेरा जैसे उपनिषद है, फिर ब्रह्मसूत्र है, फिर साथ ही साथ में ऋग्वेद, गणपद आदि सूक्त है, इनको पढ़ते पढ़ते आपका तो नाम ही दीवान है। नहीं सर, दीवाने गालिब। देखिए ये कंफ्यूजिंग नहीं, क्योंकि हम इनके बारे में जानते नहीं, या इससे भी बदतर इनको हम जरूरी नहीं समझते। ये भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, निर्गुण से सगुण हम कैसे हो, और किसने उन दोनों का समन्वय किया। उपनिषद में एक निर्गुण ब्रह्म की बात हुई, और वो सगुण हो गया। कृष्ण भगवान की वैष्णव पूजा, यानी ईश्वर कृष्ण हो गए, जबकि निर्गुण में तो ईश्वर किया कोई एट्रीब्यूट्स ही नहीं है। अब ये एक लंबी यात्रा है। कहाँ से शुरू होती है? उपनिषद से। कहाँ से शुरू होती है? आदि शंकराचार्य का उपनिषद और अद्वैतिक दर्शन के विश्लेषण से। उसके बाद आते हैं रामानुजा, वो कर देते हैं अद्वैत को विशिष्ट अद्वैत। फिर आते हैं निम्बरकर, वो कर देते हैं शुद्ध अद्वैत। फिर एक हो जाता है द्वैत द्वैत। फिर आते वल्लभाचार्य, वो कर देते हैं द्वैतानंद, आनंद ही आनंद भक्ति में। अब ये निर्गुण से सगुण, फिर भक्ति मूवमेंट में क्या होता है? तुलसीदास कहते हैं अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। अंतर ही नहीं। अगुण, निर्गुण और सगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाथ अनादि अनूपा। क्या बात। तो वो समन्वय कर देते हैं। इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? ये तो एक यात्रा आपको दिखा रहा है। और बहुत, मैंने जब मौलिक सोच की बात की, किसी भी चीज का 4 लाइन में ये कह के कि यही सत्य है, आज तक
हमारे पूरे विचारधारा के इतिहास में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। बल्कि मैंने अभी एक स्तंभ लिखा है चारवाक पे। चारवाक जो 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी से अलग है, जिनको हम कहते हैं मटीरियल स्कूल ऑफ हिंदू, लोकायत भी कहते हैं, चारवाक भी कहते हैं। उन्होंने भी जब कहा कि वेद झूठ है, कर्म है ही नहीं, घी पी और मौज करो भाई, स्वर्ग नरक नहीं है, चेतना ही चीज नहीं, तो उसको उन्होंने बड़ी सटीकता से अपने नजरिए से आर्ग्यू किया है कि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सत्य है, बाकी सब स्पेक्यूलेशन है। और जो प्रत्यक्ष दिखता है वो ये है कि पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए ये भी नहीं मालूम, और कब मृत्यु है इसका ज्ञान नहीं है, और बीच में क्या होगा इस पर कंट्रोल नहीं है। जो दिखता है वो ये है कि ये जीवन है, उसके बाद स्वर्ग है कि नहीं उसका प्रमाण देने कोई आज तक अगर आया है तो दिखा दीजिए, और पैदा होने के पहले आप क्या थे उसका प्रमाण किसी पास है तो वो दिखा दीजिए। कहानियां सुनने को मिलती है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं। तो जो दिखता है वो ये है। बल्कि उन्होंने कहा कि स्मोक और फायर यानी धुआं और आग का भी इन्फ्रेंस यानी अनुमान ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि स्मोक के यानी धुएं के कई और कारण भी हो सकते। तो जो अनुमान वैलिड नहीं है, शब्द यानी श्रुति वेद वैलिड नहीं है, क्योंकि लिखा तो इंसान ही ने है ना। हाँ ठीक बात है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, पर तर्क और तथ्य का इस्तेमाल है। इसको कहते हैं मौलिक सोच, और इसका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अनिवार्य नहीं, आप फिर भी अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, फिर भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। पर कई मैं एक और उदाहरण देता हूँ, कई दफे आप एक अच्छी कविता सुनते तो आप कह तो देते हैं क्या बात है, क्या बात, पर आपको उसके पूरे मायने नहीं समझ आए। वो रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त अगर हिंदी कविता है, या मैं जिक्र करूं तिरुकुराल की तिरुवल्लुवर की, जिसको फिफ्थ वेदा कहते हैं, फिफ्थ वेदा, उसके बारे में उत्तर में लोगों को ज्ञान ही पता ही नहीं है। या अच्छी शेर सुनी आपने तो ये एक तहजीब सी बन गई है। खास तौर से हमारे यंगस्टर्स बड़े उत्तेजित होते हैं अच्छी गजलें सुन के। शेर पढ़ी किसी ने, उसका समझ नहीं आया, उन्होंने कहा इरशाद, वाह वाह, कोई मायने समझा दो। थोड़ी सी कोशिश तो चाहिए होती है। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करो। तो आपको लगेगा कि यार आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, आपको हैरत हो। ये भी है सर। दूसरा 2-3 क्वेश्चन और है और बड़े इंटरेस्टिंग है। रिलीजन और फिलॉसफी, इनमें क्या कनेक्शन है? देखिए, रिलीजन डिवाइड्स एंड स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। अच्छा, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूनिवर्सली सत्य है। मेरा ये अपना मानना है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिचुअल है, पूजा पद्धति, ये शांति तो जरूर देते हैं, पर कई बार आदमी उसी रिलीजियस रिचुअल में खो जाता है, समा जाता है, और उन रिलीजियस रिचुअल के जो असल में मायने हैं, जिनके पीछे उनके पीछे जो सोच है, जिस सोच के वो सिंबल हैं, और उसके पीछे जो दर्शन है, और उस दर्शन से जो आदमी को आनंद मिलता है, उससे दूर होता चला जा रहा है। तो मंदिर हम भव्य बना लें, और उसमें अगर कृष्ण है का मंदिर जी,
मैंने कृष्ण पे भी किताब लिखी हाँ और राम पे भी लिखी। हाँ तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम क्यों है, हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, इस पे विचार ना हो या आपको मालूम ना हो, तो कहीं ना कहीं आप मैकेनिकली रिलीजियस रिचुअल कर रहे हैं और फिर रिलीजन के वजह से ये हो जाता है ये मेरा मंदिर वो तेरी मस्जिद, हाँ जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, वो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्म, उसके अंदर निहित होती है एक गुण कि वो जोड़ता है लोगों। तो ये है मेरे लिए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में फर्क। और फिलोसफी और रिलीजन, और फिलोसफी जो है वो तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच के जोड़ने वाली कड़ी। अच्छा, दर्शन समझ गए तो रिलीजन क्यों है और स्पिरिचुअलिटी क्यों है, आप दोनों समझ जाओ। अच्छा, आप समझ जाओ। सर इसी से अगला क्वेश्चन लीड करता है। 269 पेज नंबर से कुछ 30 से 40 पेज तक भक्ति मूवमेंट का जिक्र है इस किताब में, जिसमें कबीर से स्टार्ट होती है, फिर आपके गुरु नानक जी हैं और जितने भी वो हैं। तो उस वक्त का जो भक्ति मूवमेंट था वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो आप कि टर्किक इन्वेडर्स हैं, उनको वो हमारे को सभी को इस्लाम में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उसी टाइम में पैरेलली सूफी सिलसिला भी चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें अलग अलग दरगाहें हैं, चाहे अजमेर और अपने ये बगल वाले क्या नाम निजामुद्दीन वाले लोग वहाँ गए, वो सिलसिला भी चलता आ रहा है और ये भक्ति मूवमेंट भी है। तो इस भक्ति मूवमेंट की फिलोसफी को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये क्या उस वक्त थोड़ा सा और लॉजिकल हो गया था हमारा हिंदुइज्म इनकी वजह से? देखिए क्या हुआ कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो सत्य से आप भाग नहीं सकते, बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत से मंदिर तोड़े गए। आज भी आप चले जाएं कुतुब मीनार तो वहां लिखा होगा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उसमें 27 मंदिरों क्या जो पत्थर निकले थे उससे बना था। यानी डिस्ट्रक्शन, लूट, पिलेज। और विल ड्यूरांट ने लिखा है वन ऑफ द ब्लडिएस्ट चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हुआ था। अब हिंदू धर्म उस समय खतरे में था। भक्ति मूवमेंट ने क्या किया कि उसको उस छोटे से संस्कृत बोलने वाले दायरे से निकाल करके आम लोग तक पहुंचा दिया। अच्छा, आम लोगों की भाषा में। और वो 600 साल तक मुहिम चली। और इसलिए इस्लाम के बावजूद जो धर्म परिवर्तन में रुकावट आई नहीं, धर्म परिवर्तन को बिलीव करता है। अच्छा, आप स्ट्रांगली मानते हैं बात? देवर प्रोसेलिटाइजर्स। धर्म परिवर्तन कुछ हुए पर बहुत कम हुए, क्योंकि हिंदू धर्म आम लोगों तक और उनकी भाषाओं में चला गया था। तभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में नामदेव तुकाराम, कर्नाटक में बसवन्ना अल्लामा प्रभु, मैथिल में विद्यापति, बंगाली में चंडीदास, ब्रज में सूरदास, गोविंदास। ये तो कृष्ण भक्त हो गए बहुत से, तुलसीदास, रामचरितमानस, नानक, गुरु नानक, सिखिज्म, वेदांत का सबसे सटीक स्वरूप एक नूर से सब जग उपजा, पंजाबी में, गुरमुखी में लिखा हुआ। और महिलाएं इसमें जुड़ गई, मीराबाई, आंताल, महादेवी अक्का। महादेवी अक्का एक क्रिमेशन ग्राउंड में रहती थी, कपड़े तक नहीं पहनती थी, अपने बालों को खोल के पैदल चल के शैव भक्ति मूवमेंट क्या हिस्सा थी।
पहुंची, एक मंडप था, उसको कहते थे अनुभव मंडप, कल्याण में, कर्नाटक में, जहां अल्लामा प्रभु भी थे, बसवन्ना थे, जो लिंगायत मूवमेंट के स्थापक हैं। और उस मंडप में आप किसी भी सार्वजनिक विषय पर चर्चा कर सकते, और वो निर्वस्त्र, और उन्होंने चर्चा की और उन्होंने उनको सम्मान दिया। उसके पहले, इन सब के पहले, नायनार, अलवर मूवमेंट, एक वैष्णव, एक शैव भक्ति। तो हिंदू धर्म एक छोटे से दायरे से निकल कर आम लोग तक उनकी ही जुबान में पहुंच गया, वो केवल और केवल भक्ति मूवमेंट के वजह से हुआ है। अच्छा। कबीर, हाँ कबीर, ऑब्वियसली कबीर, हाँ। कबीर का जब निधन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हिंदू है मुसलमान है। गालिब उसी दौर के हिस्सा है, सूफी थे। गालिब जब मरे तो ये तय नहीं हो पा रहा था कि शिया है कि सुन्नी है। कहने का मतलब ये था कि क्रांति थी, क्रांति। अच्छा। और कास्ट बैरियर्स, आपको मालूम है कि इनमें से कई ऐसे मूवमेंट से, खासतौर से महाराष्ट्र, खासतौर से लिंगायत मूवमेंट में, जहां कास्ट बैरियर्स बिल्कुल तोड़ दिए गए थे। ये ब्राह्मण नहीं चला रहे थे, शूद्र भी थे गवर्निंग काउंसिल में। अच्छा। महिलाएं थी। पर वैसे तो महिलाएं बहुत कम फिलोसफर रही हैं हमारे यहाँ। एक गार्गी का तो जिक्र आता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जेंडर डिस्पैरिटी रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भक्ति मूवमेंट में सारे अड़चनों के बावजूद, एक पुरुष प्रधान समाज में हर रुकावट के बावजूद मीराबाई उभर के आई। हाँ। आंताल बेलगाम लिखा उन्होंने, गाया। जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटते फिरती प्रीत न करियो कोई। ये तो ये जो भक्ति मूवमेंट था। और अच्छा, और वो कविताएं इस कदर खूबसूरत और लोगों की जुबान में, और रिचुअल यानी पूजा पाठ की पद्धति लगभग ना के मुताबिक। कीर्तन करो, तीर्थ पे जाओ, गाते हुए जाओ, ईश्वर के लिए भक्ति। तो भक्ति मूवमेंट का तो महत्व, मैं उस पर जितना सोचता हूं मुझे अचरज होता है। आप देखिए, इंडोनेशिया में इस्लाम आया, 250 साल में बौद्ध देश था, बौद्ध और हिंदू, 90% इस्लामिक हो गया। भारत में क्यों नहीं हुआ? इस मूवमेंट की वजह से। सर, अपने यहाँ क्या बुद्धिज्म जानने का कारण भी यही है कि वो आम लोगों की भाषा नहीं बन पाया था? आम लोगों की भाषा में नहीं था। सॉरी, मैं नहीं समझता। ये क्या है? बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्तंभ है। इट्स अ फिलोसफिकल पिलर। हुआ क्या कि हिंदू धर्म में एक वो क्षमता थी कि वो उसके खिलाफ शुरू हुए भी मुहिम सोच के उनको समा लेता था। जैसे तो बौद्ध धर्म को हमने कहा कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार है। कुछ ऐसा भी हुआ कि उस वक्त बुद्धिज्म श्रीलंका, अशोक द ग्रेट की वजह से गया, चाइना गया, चाइना से और देशों में गया, और हिंदू धर्म जब तक की पकड़ ऐसी थी और उसमें बौद्ध धर्म की वो चीजों को समझ लेने की वो क्षमता थी, यानी कि उनको समा लेने की,
अच्छा, अडॉप्ट करने के अडेप्ट करने के लिए। वो ने हिंदू और बौद्ध में हो सकता है कहीं जरूर लड़ाइयां हुई हो, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एक दूसरे के खिलाफत में डट के खड़े हो गए। भाई एक ही हिंदू राजा, और मैं आपको उसके सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी एक और पुस्तक है ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, उसमें पढ़िए जब एक ही राजा, हिंदू राजा, कुछ लोग जाते थे विहार में, कुछ लोग जाते थे मंदिर, कुछ बौद्ध को मानते थे, कुछ विष्णु को मानते थे। उसी तरह बौद्ध धर्म के राजा, उन्हीं के परिवार के कुछ लोग हिंदू धर्म को जैन को भी मानते थे, जैन को भी मानते। जैनिज्म बिंदुसार और ये सारे जितने कितना बड़ा एक रिलीजन है, उसकी जो स्यादवाद है, इट इज मे बी इट इज, देखिए 7 स्टेप्स उसके, मे बी इट इज, मे बी इट इज नॉट, मे बी इट इज एंड इज नॉट, मे बी इट इज एंड इज नॉट एंड इज इनएक्सप्रेसिबल, मे बी इट इज इनएक्सप्रेसिबल, जस्ट इनएक्सप्रेसिबल, ऐसा करके 7 स्टेप्स हैं उसके। अच्छा, यानी कि डाउट, क्वेश्चनिंग, वो मिसाल देते ना, खाती है उसको 7-6 ब्लाइंड मैन कर रहे, कोई कह रहा है ये, तो जैनिज्म कहता है कि हर तथ्य के कई पहलू हो सकते हैं, हर तरफ से उसको आजमाओ, है नहीं है भी और नहीं है। वही आप देखेंगे अद्वैत में, दार्शनिक स्तर पे सत असत, ये संसार है भी और नहीं है, माया है, मिथ्या है, क्योंकि जो अस्थिर है, जो नश्वर है, वो सत्य नहीं हो सकता। सर एक चीज और आप मेरे को समझाओ, जितने भी ये ग्रेटेस्ट फिलोसफर हैं, ये सारे साउथ में ही पैदा क्यों हैं? ये अपने वालों में अभी थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ है कि नॉर्थ वाले, ये जब चाहे किताब का विमोचन हुआ तो शशि शशि थरूर ने कहा कि आपने साहब किया क्या? नितिन गडकरी भी बैठे हुए थे साथ, नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने कहा शशि थरूर ने, और मेरे बड़े मित्र, हम कॉलेज में साथ थे, कि साउथ का आपने, दक्षिण भारत की आपने उपेक्षा की। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको जवाब उत्तर दिया कि शायद ये कंप्लेंट तो उत्तर भारत के लोग दे सकते हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बरकाचार्य, यहाँ तक कि वल्लभाचार्य के भी माता पिता तेलुगु बोलते थे। मैंने कहा वो थिरुवल्लुवर, इतना मतलब ग्रेटेस्ट है वो तो बंदा। तो नहीं और बहुत से, मैंने कहा बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, लिंगायत मूवमेंट, ये सब साउथ से ही तो है। क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो फॉल्स है, गलत है, तथ्यों पे आधारित नहीं है। भारत एक सभ्यता थी। पर ये एक तो ये भी तो कहते हैं लोग बाकी अंग्रेजों ने आके इसको एक बनाया था, पहले तो अलग अलग हिस्सा था। ये थीसिस तो कब की कबाड़ करने में डाल दी गई है। अगर ये सत्य होता तो मैं आपसे बहुत साधारण प्रश्न पूछता हूँ। अंग्रेज सोचना चाहते थे कि भारत उनके बगैर तो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी थे, सोचना तो वो यही चाहते थे, और हमने बनाया एक नेशन। बट नेशन तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ऑफ 17th सेंचुरी के बाद ही बनना शुरू हुए ना, उसके पहले तो सभ्यताएं थी। 1678 के बाद। 1678 के बाद। तो अगर सभ्यताएं थी तो अंग्रेजों के आने के 800 साल पहले आदि शंकरा ने 4 मठ बनाए।
पैदाइश हुई उनकी कलाडी केरला कलाडी में, हाँ। और समाधि ली केदारनाथ में, और 4 मठ जो बनाए दक्षिण में श्रृंगेरी, पुरी, ऊपर श्रीनगर में, द्वारका, हाँ। नहीं श्रीनगर नहीं, जोशीमठ, जोशीमठ, बद्रीनाथ। हाँ। ये अगर खाका नहीं है भारतवर्ष का तो और क्या है। हाँ, अंग्रेज तो 800 साल बाद आए। ये भी है सर। ओशो 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 के ऊपर क्या विचार है आपके? आपने 4 बार कह दिया ओशो, कुछ तो बात है। बड़े खतरनाक आदमी प्रतीत होते हैं वो। मिले थे आप? कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात पर अच्छा। मैंने उनको पढ़ा है। देखिए, जिनकी सोच मुझे क्रांतिकारी लगी या मौलिक लगी या आपको सोचने के लिए विवश करने वाली लगी, उनका चयन किया मैंने। ओशो वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंकर। और एक और मैंने चयन किया है आज आधुनिक काल से, जिद्दू कृष्णमूर्ति। हाँ, जेडी कृष्णमूर्ति। एनी बेसेंट के वो लड़के थे ना, वो नहीं, लड़के नहीं थे, दत्तक पुत्र, अडॉप्ट उनके किए। साथ थे। उनको एक रिलीजियस ऑर्डर का चीफ बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी, उन्होंने सब नाकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा ये सब बेतुका है, फिजूल ढकोसला है। हाँ। आदमी और महिला इंसान को स्वतंत्र सोचने से ज्यादा सवाल पूछने, अपने मन को ऑब्जर्व करने और सत्य की खोज की अकेली यात्रा करनी पड़ती। तो अब ये मेरा चयन है। ओशो को लोग बड़ी गलतफहमी है, वो पुणे के उस आश्रम में कुछ तस्वीरें आ गई। हाँ, वो आप ओशो को पढ़िए, हो सकता है आपका मत मेरे से अलग हो। नहीं, मैंने वाला ही है मेरा मत। नहीं, मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में लिखा ही है कि कुछ सब्जेक्टिविटी, यानी व्यक्तिगत चयन तो अब ऐसे संकलन में हो गई। आप कहेंगे इनको क्यों नहीं लिया, मैं कहूंगा साहब मैंने इनको लिया। फिर जब इनको लिया तो उनका वो वाला अंश क्यों नहीं लिया, मैं कहूंगा साहब मुझे ये ज्यादा पसंद था। हाँ। पर किसी भी हालत में अगर ये किताब आपके बुक शेल्फ पे है तो उसको आप कहीं खोल लीजिए। हाँ। और हो सकता है कि आप में एक चिंगारी जिज्ञासा की जागे, क्यूरियोसिटी कि साहब इज दिस द काइंड ऑफ सिविलाइजेशन आई एम अ लेगेटी ऑफ, एंड इफ सो डू आई नो इनफ अबाउट इट? Perhaps it may be nice if I can read a little more about it. Exactly. पर इसमें सर जैसे आप ओशो की बात करते हैं, खुसरो बदिया प्रेम की उल्टी वागीदार, तो उल्टी वागीदार, जो नक्शा सो डूब गया, जो डूबा सो पार डूबो ना, फिर बता फिर पार हो गया। सर जैसे ओशो की जो आपने स्टार्टिंग किया है कि नैरोनेस और कंसंट्रेट कैसे किया जाए, कि आप कंसंट्रेट करते 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 वो पहुंच जाते हैं। सबसे पहली बात जो ओशो की है कि वो कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या, यानी हर बात को क्वेश्चन करो। किसी चीज को वो ना मानो बिना सोचे समझे परखे कि यही सत्य है। सत्य को भी एक बार चुनौती दो। ये तो है, ये अपने आप में क्रांतिकारी सोच। तो यहां से उनकी यात्रा शुरू, जर्नी स्टार्ट होती है। ओके सर, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता है कि जिन्होंने भी 3 लोगों ने गोली खाई, उनमें से एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माँ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। तो जब तक पेट भरा ना हो तब तक किस चीज की फिलॉसफी, ये सारी चीजें तो याद ही नहीं आती। मैंने बड़ा मुश्किल है जहाँ कविताओं पे आई है ना या कवियों पे। हाँ। मतलब मैं ऐसे एक नंबर में फंस गया कि कौन सी कविता
जिससे एक झलक मिल जाए। तो इसलिए मैंने उसका चयन किया। आप कहेंगे दुष्यंत कुमार क्यों? वो तो होने ही चाहिए। आप कह रहे हैं। हाँ, कई लोगों ने मुझसे प्रश्न, हाँ, मेरे समझ से वो बहुत बड़े कवि थे। दुनिया हिलती है उनकी कविताओं से। मतलब आप हाँ, हर कविता पे आपके रोंगटे खड़े हो हाँ, गए। तो मैंने उनका चयन किया। हाँ, अब मैं जावेद अख्तर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हाँ, और मैं उनकी कई कविताओं का बहुत प्रशंसक भी हूँ। कैफे आजमी साहब जो शबाना जी के वाले थे, उनका तो मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। शबाना जी ने मुझसे अनुरोध किया था, और पेंगुइन ने उसको छापा, सिलेक्टेड पोएम्स। तो जावेद साहब को भी डाल सकता था, पर जगह की भी तो कमी थी ना। गुलजार साहब तो मैंने गुलजार साहब को डाला, क्योंकि उनसे उम्र में भी बड़े और बहुत अच्छे कवि हैं, और उन्होंने कविता की परिभाषा ही बदल दी है आज के संदर्भ। वो मदर वाली जो पोएम है इसमें, तो मैंने तो 4 वॉल्यूम उनकी ट्रांसलेट की। हाँ, 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 हाँ। तो सर आपका फेवरेट कौन है? सॉरी टू इंटरप्ट, हु इज योर मोस्ट फेवरेट? मोस्ट फेवरेट? ये सवाल कभी भी किसी से पूछना नहीं चाहिए। आप ये पूछ सकते हैं, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, हुज योर फेवरेट? तो जो भी मेरे साथ अकेला होगा ना, मैं कहूंगा यू आर माय फेवरेट। जब तीनों होंगे तो मैं कहूंगा ऑल आर फेवरेट। ओके, तो पर हाँ, मैं समझता हूँ उर्दू कविताओं में, कवियों में जो मिसाल गालिब की थी, उनको चचा कहा ही जाता है। मतलब सोच की शिखरता, पराकाष्ठा। फिल्मी दुनिया और मौलिक शायरी मेरे समझ में साहिर लुधियानवी। ओके, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? हाँ। नहीं है कुछ। अब वैसे कवियों में मैं चयन नहीं करता, पर हाँ, गुलजार साहब के प्रति मेरी बहुत इज्जत है, औरों के लिए भी। जैसे मैंने कहा, जावेद अख्तर साहब को मैं बहुत मानता हूँ। पर अब ये भी था कि मेरे पब्लिशर कह रही थी कि 1 वॉल्यूम में छापनी है मिस्टर वर्मा, ये 4 वॉल्यूम नहीं निकल रही है। तो फिर कुछ छोड़ना भी पड़ा। ओके, तो सर आखिर में एक आर्थर शोफेरेस बड़े वो हुए हैं फिलोसफर, बड़े थोड़े से डिप्रेसिंग से थे वो। तो वो लिखते थे कि भाई सबसे खुश नसीब इंसान वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए, और दूसरे नंबर वाले खुश नसीब वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, और सबसे अब आगे वो मेरी तरह वाले हैं जो इस जिंदगी को काट रहे हैं। तो फिलोसफी को पढ़ के कई बार हम इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, या इग्नाइटेड अनकॉन्शियसनेस है वो? जब आप दुनिया को असल रूप में समझ ले, तो आपके दोनों जेब में और दोनों हाथों में वो कुंजी होती है कि इस दुनिया में रहते हुए आपको आनंद का कैसे बोध हो। अच्छा, ये दर्शन का काम। ओके, तो अभी जो बड़ी परेशानी लगती है, वो मुस्कुराहट में बदल जाती है। जो बहुत बड़ी अड़चन होती है, वो छोटे से पीड़े के समान हो जाती है। दर्शन आपको सिखाता है पर्सपेक्टिव। दर्शन आपको सिखाता है कि जो रोज ये सामने आपके ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दर्शन सिखाता है। ओके, और न मिलने पे कैसे दुनिया को पूरी तरह से पा लिया जाए, ये भी दर्शन सिखाता है। और एक चीज और सर, अपने आप को समझना इतना मुश्किल क्यों है? जैसे थेल्स ने भी कही है सबसे ये बात। मुश्किल तो इसलिए क्योंकि हम बैठकर कभी सोचते ही नहीं। सोचना शुरू करें, उसका तरीका क्या है? एकांत बैठो। एकांत के बाद, एकांत में ना, व्हेन यू वॉच योर माइंड, इट सेटल्स ऑन इट्स ओन। आप ट्राई करिए, आप कुछ मत करिए, आप 10 मिनट बैठिए शांति से। न दर्शन, न ईश्वर, न निर्गुण, न सगुण,
ना स्वर्ग ना नरक, कुछ मत सोचिए, आप अपने माइंड को वॉच कीजिए विदाउट जजमेंट, नो जजमेंट। ओह ये क्या माइंड में आ गया, जस्ट वॉच इट। आपके ऑब्जर्वेशन से ही आपका माइंड धीरे 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 ब्लैंक हो जाएगा। वो जो ब्लैंकनेस आती है ना, उसमें मेडिटेशन का आनंद आता है। अच्छा। एक एक आपका पोर ऑफ बिगिंस टू रिलैक्स, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल मैं बताऊं, क्या है वो माइंड। अच्छा, माइंड। क्योंकि बुद्धि है, अहम है, ईगो। न मैं होता तो क्या होता, मैं, जबकि आपकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप हो या ना हो, दुनिया तो चलेगी ना। हाँ, ठीक बात है। हाँ, हाँ। पर अहम, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ी माया तो अहम है। ये छुपता तो नहीं है सर। आप तो मुझसे उपदेश दिलवा रहे हैं, बट ये ट्रूथ बता रहा हूँ। मैं उपदेशक नहीं हूँ। अभी मैंने एक तस्वीर खींची इंडिया टुडे के आखिरी पेज पे, तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और पीछे जंगल है। बहुत से लोगों ने कहा कि अब आप स्वामी पवनानंद हो गए। मैंने कहा अभी नहीं भाई, अभी चुनाव लड़ने हैं, जीतने हैं। हाँ, पर लिखता जरूर रहूंगा, सोचता जरूर रहूंगा। तो जैसे ही आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे ना, हमारे यहाँ कहा गया दर्शन में बुद्धि, अहम और चित्त। बुद्धि सदा एक्टिव है एंड 90% ऑफ द टाइम फॉर यूजलेस रीजंस। सोते समय भी जगो तो फिर एक्टिव, ये वो यहाँ से एक उसका मिसाल उदाहरण देते हैं, बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म में। एक मंकी माइंड, हाँ, वो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल। माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। माइंड को स्थिर कर दो, ईगो को नजरअंदाज कर दो, तो उसके पीछे आपके ही अंदर एक चित्त है, दैट इज प्योर साइलेंस। एंड वंस यू रियलाइज दैट साइलेंस, देयर इज जॉय। ट्राई करके, ये तो बुल्ले शाह वाली बात होगी सर। हाँ। जो आपने इसमें भी लिखी है, नाम है मोमिन और नाम है वाला। करेक्ट। ओके सर, सच अ प्लेजर। आज तो आपने मुझे उपदेशक बना दिया। नहीं सर, मैं अच्छा हूं नहीं, आप हो सर। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि जितने मेरे भाई बहन इस देश के जो नागरिक है ना, बहुत बड़ी विरासत के धनी, थोड़ी सी जिज्ञासा जग जाए उनमें अपने ही सभ्यता के बारे में, मैं खुश हूँ। सर, इस देश में सब अपने आप को अपने से बड़ा फिलोसफर मानते हैं। कोई कंसीडर ही नहीं करता किसी को। और दूसरा ये मानते कि पेट भराओ तो सारी फिलोसफी है। हाँ, ये भी सही है। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि भूखे वजन ये निवाला बना लो। मैंने नहीं कहा है, मैं कहूंगा वो अपनी जगह जरूरी। फिर ये तो फूड फॉर थॉट है। ये फूड फॉर थॉट है, ये अपनी जगह। ओके सर, थैंक यू। ओके, कट।